गांव में सुरेश अपने बेटे निक्कू के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव के पास ही एक छोटे से ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करता था और उसी से अपना परिवार पालता था। चलो बेटा निक्कू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ और फिर मुझे काम पर भी जाना है। पापा, मुझे आज नाश्ते में गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मैं रोज रोज गुलाब जामुन खाकर गुलाब जामुन की तरह ही पक गया हूँ। आज कुछ नया बना दो ना। नया क्या बनाऊं? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास ना ज्यादा पैसे हैं और ना ही घर में कुछ ऐसी चीज है जो मैं कुछ अलग नाश्ता बनाऊं। और तुम्हें गुलाब जामुन खाने से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि अब मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नया नहीं खिला सकते हैं तो मैं भूखा ही स्कूल चला जाऊंगा और मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद भी जा सकता हूँ। निक्कू को पता है कि उसके पापा कुछ अलग नाश्ता नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। उसके पापा उसको बहुत आवाज देते हैं, पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। सुरेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे को एक दिन अच्छा नाश्ता भी नहीं करा सकता, पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? अगर मेरे पास भी ज्यादा पैसे होते तो मैं जरूर निक्कू के लिए हर दिन नया नया नाश्ता तैयार करता। निक्कू भूखा ही स्कूल चला गया, इसलिए सुरेश भी बिना नाश्ता किए अपने काम पर चला जाता है। जब मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? सुरेश चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और गुलाब जामुन बनाना शुरू करता है। आ जाओ भाइयों और बहनों, ताजे ताजे गुलाब जामुन खाओ। सुरेश बहुत आवाज लगाता है, पर फिर भी उसके ठेले पर कोई भी गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आता और वो बहुत निराश हो जाता है। आज का तो दिन ही खराब है। सुबह के समय बेटा नाराज होकर भूखे पेट स्कूल चला गया और अभी दिन निकलने को है, पर किसी भी ग्राहक का अता पता नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? अब मुझे भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। बाजार में आजकल नई तरह की मिठाइयाँ आ गई हैं, तो लोग क्यों मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने के लिए आएंगे? दूसरी तरफ निक्कू भूखे पेट स्कूल चला गया था और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसके सभी दोस्त सुबह के नाश्ते के बारे में बात करके उसको चिढ़ाने लगे। आज तो मैंने सुबह को नाश्ते में पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी था। मेरे पापा ने तो पिज्जा ही ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाले को आने में लेट हो गई थी, पर जब हमने पिज्जा खाया तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने तो पिज्जा में से पनीर को चुन चुन के खाया था। वैसे तुमने कौन सा पिज्जा खाया? मेरा तो मैक्रोनी पिज्जा था, पर वो भी कम टेस्टी नहीं था। मेरा मन तो पिज्जा खाने के बाद उसके बॉक्स को भी खाने का कर रहा था। इन दोनों की बात पास में ही खड़ा निक्कू सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके मुंह में पानी आने लगा। तभी सिम्मी की नजर उस पर जाती है और वो निक्कू से पूछती है, अरे निक्कू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? बताओ, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? निक्कू कुछ नहीं कहता है। तब तक रिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खाए होगे अपने पापा के बनाए हुए बासी गुलाब जामुन। वैसे भी निक्कू हमेशा तो यही खाता है, तो आज भला क्या अलग खाया होगा? रिया की इस बात से निक्कू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिमी से पूछता है, ये पिज्जा कैसा होता है खाने में? क्या वो सचमुच इतना टेस्टी होता है जितना तुम बता रही थी? हाँ, पिज्जा सचमुच बहुत टेस्टी होता है और उसमें बहुत तरह के फ्लेवर भी होते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपने पापा को कहना कि तुम्हें पिज्जा खाना है, वो तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देंगे। सिमी की बातों से निक्कू के मन में पिज्जा खाने की इच्छा जग उठी। अब वो जल्दी से घर जाना चाहता था और घर जाकर अपने पापा से पिज्जा खरीदने के लिए कहना चाहता था। वो छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और छुट्टी होते ही वो दौड़कर घर आ गया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम तब तक हाथ पैर धो लो,
मैंने आज जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे एक भी नहीं बिके हैं, इसलिए हम दोनों आज गुलाब जामुन ही खाएंगे। फिर से गुलाब जामुन का नाम सुनकर निक्कू बहुत चिढ़ जाता है। मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन, मुझे पिज्जा खाना है। और आज के बाद मेरे सामने गुलाब जामुन का नाम मत लीजिएगा। मुझे चिढ़ हो गई है ये नाम सुनकर। मेरे दोस्त मुझे गुलाब जामुन के नाम से बहुत चिढ़ाते हैं। पर बेटा, पिज्जा बहुत महंगा आता है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पिज्जा भी खरीद सकूं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कई दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। निक्कू पिज्जा खाने की जिद पर अड़ गया था। सुरेश को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जमा किए हुए पैसों से पिज्जा खरीदने के लिए जाता है। निक्कू आज सुबह से भूखा है, अगर मैं पिज्जा लेकर नहीं आया तो रात को भी भूखा ही सोएगा। पर मेरे पास कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं है। जो भी हो, आज तो मैं निक्कू को पिज्जा खिला कर रहूंगा। सुरेश बहुत देर चलने के बाद बाजार पहुंचता है और बाजार जाकर सीधे पिज्जा वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुरेश के पास कम पैसे हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुकान के अंदर जाकर पिज्जा खरीद सके। वो भीड़ कम होने का इंतजार करता है। बहुत देर तक रुकने के बाद वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है और सुरेश अंदर जाता है। मुझे एक पिज्जा चाहिए। कौन सा पिज्जा? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर हैं, छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के पिज्जा हैं। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, या फिर कुछ बड़ा चाहिए तो एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा भी है। बताइए आपको कौन सा चाहिए? आपकी दुकान में जो सबसे छोटा पिज्जा है, आप मुझे वही दे दीजिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले को एक स्मॉल पिज्जा बनाने के लिए कहता है। आपके 200 रुपए हो गए हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने गांव में गुलाब जामुन का ठेला लगाता हूँ। क्या आप मुझे अभी ये पिज्जा दे सकते हैं? मैं कुछ दिनों में गुलाब जामुन बेचकर आपके बाकी पैसे चुका दूंगा। निकलो यहाँ से, जब पैसे नहीं रहते तो दुकान में क्यों घुस जाते हो, भिखारी कहीं के। दुकानदार सुरेश की बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल देता है। सुरेश मुंह लटकाकर घर आता है, जहाँ निक्कू उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश झूठ कह देता है कि वो पिज्जा लेकर आया है। तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं तब तक पिज्जा गरम करके लाता हूँ। सुरेश किचन में जाता है और देखता है कि उसके घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वो इस आटे और सब्जी की मदद से खुद ही पिज्जा तैयार कर लेता है। आ जाओ बेटा, पिज्जा गरम हो गया है। निक्कू पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। साथ ही सुरेश भी चखता है, तो उसको भी खुद का बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से पिज्जा बनाने के बारे में सोचता है। वो आटा और सब्जियों की मदद से पिज्जा बनाता है। पिज्जा खाओ, पिज्जा, ताजे आटे का पिज्जा, बहुत ही सस्ते में। सस्ता आटे का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और सुरेश का सारा पिज्जा जल्दी ही बिक जाता है। अब सुरेश इन पैसों से और सामान खरीदकर फिर से पिज्जा बनाकर बेचता है। जल्दी ही सभी लोगों को सस्ता आटे का पिज्जा के बारे में पता चल जाता है और सब लोग उसके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ये देखकर बाकी पिज्जा वाले सुरेश से जलने लगते हैं और उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इसने तो हमारी दुकान ही बंद करवा दी। जब से ये आया है, लोग हमसे पिज्जा खरीद ही नहीं रहे हैं। अब तो इसके पिज्जा और इसके गुलाब जामुन को मिलाकर खिचड़ी ही बना दूंगा। वो दुकानदार चुपके से जाकर सुरेश के बनाए हुए सारे पिज्जा में उसी के गुलाब जामुन को मिला देता है और ग्राहकों का तमाशा देखने के लिए दुकान से दूर जाकर छुप जाता है। एक पिज्जा देना। सुरेश उसको पिज्जा देता है। वो मीठा पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। ये मीठा पिज्जा तो नमकीन पिज्जा से ज्यादा अच्छा है। सुरेश देखता है कि उसके सभी पिज्जा में गुलाब जामुन मिले हुए हैं। वो अब गुलाब जामुन मिला हुआ मीठा पिज्जा ही ग्राहकों को देता है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। दुकानदार की चाल उल्टी पड़ जाती है और सुरेश को मीठा गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का आइडिया मिल जाता है।
देखते ही देखते सुरेश सारे इलाके में गुलाब जामुन पिज्जा वाले के नाम से फेमस हो जाता है। खटमलपुर नाम के एक गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानी पूरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। खटमलपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना ही होगा। ये तो नियम ही है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की, तब रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले ही तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ। गांव शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। चलिए, आज ग्राहकी नहीं है, हम आज जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले बैठ? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अब तक सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीदकर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान जरूर चलने लगेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके गए हुए भी तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने एक खाकर भी देखा। मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी। देखिए, ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है। बस सब शुभ शुभ हो। उस वक्त महेश के दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके 2 बेटे आए, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके और दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो।
पूरे गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी ले ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसा हमारा व्यापार उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा? उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश के दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सीखा है। चलो अच्छा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार न कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात स्वीकार है। हम आप सबसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का व्यापार शुरू किया नई जगह पर और दीपक और नीलम को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे। सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे? तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है,
अरे पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है। मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या? हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। हैं? क्या? पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है, अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, देख कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक 2 बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो। आपको मुनाफा जरूर होगा। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं
और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं।